आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं 34 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। 34 लेक्चर में मैंने अब तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी एक्ट्स 1857 से पहले के थे और बाद के थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ बिल्कुल स्टोरी वाइज मैंने बनाई हुई है, वो आप लंबे लंबे लेक्चर स्किप कर करके आप सीधा ये पीडीएफ से अपनी हिस्ट्री को मजबूत कर सकते हो। इस पीडीएफ को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, आज के 2 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम वायसराय और गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, ठीक है, सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, वायसराय से क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। तो आज हम वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें वो स्टोरी जो है वो समझ में आती हैं। अंग्रेज़ों ने 1600 एडी में भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। सभी को पता है ये। उस समय दिल्ली पर मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी, ठीक है। तो वह अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। ये अंग्रेज़ हैं, वो यहाँ पे फरमान लेके जाते थे मुग़लों के पास। तो जो मुग़ल थे उनको फरमान देते रहते थे, जारी कर देते थे कि आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो, 10 तक के राइट दे दिए थे। उसके बाद जो वीक मुग़ल्स होते हैं उन्होंने तो और ज़्यादा जो है वो स्थिति बेकार कर ली थी अपने लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पूरे भारत में बोला कि आपके सिक्के चलेंगे हमारे मुग़ल साम्राज्य में, पूरे भारत में आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने अपने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये वीक और जो दुर्लभ ये जो राजा थे लास्ट में मुग़ल थे, इन्होंने काम ख़राब कर दिया और ये अंग्रेज़ जो है वो अपना पैर पसारना इनके लिए आसान हो गया। इसी तरह से अलग अलग जगह पर जो वहाँ के सूबेदार थे, दीवान थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उससे पहले तो वो मुग़ल्स के अंडर में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब की डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे बंगाल है, उन्होंने अपने आप को नवाब वहाँ का घोषित कर दिया। हैदराबाद में उन्होंने अपने आप को निज़ाम घोषित कर दिया। अंग्रेज़ आए, उन्होंने उन पर भी अटैक कर दिया, अपनी कूटनीति चालों से उनको हरा करके वहाँ पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद देखिए, आगे चलकर ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से आप सभी जानते हैं। इस तरह अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। रॉबर्ट क्लाइव जो था इतना ज़्यादा चतुर था कि उसको पता था कि हम जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उसके पास इतनी ज़्यादा सेना है, हमारे पास सेना नहीं है, लेकिन इसको हराया कैसे जाए। तो उसने क्या करा, एक बंदा बंगाल में भेजा और कहा कि कोई एक ऐसा विश्वासघाती बंदा, लालची बंदा ढूंढ कर लाओ जो हमें अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे। तो मीर जाफ़र की वजह से ये सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफ़र विश्वासघात किया, ठीक है, और फिर इसके बाद बंगाल पर इनका अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। आगे देखिएगा, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव बना। ये एक्ट में मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि आगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अफेयर्स को संभालने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनी, ठीक है। उसके बाद फिर कई तरह के एक्ट्स आए। एक्ट आने के बाद क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन था ये फिर ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। अब इनको सारे अपने कार्य का लेखा जोखा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सारे एक्ट्स मैंने कंप्लीट आपको बताए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसराय हैं, उनके बारे में। तो यही है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में जब संचालन वो कर रही थी, कार्य कर रही थी, तो उसके हेतु बंगाल का जो पहला गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रॉबर्ट क्लाइव बना। तो अब हम पूरा बात कर लेते थे कि 1757 से 1772 एडी का जो पीरियड था, इसमें ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद था, सबसे ऊंचा जो पद था, वो था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 1773 से 1832 एडी का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंप्लीट मैं बता चुका हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का जो सर्वोच्च पद था वो बंगाल का गवर्नर जनरल को दे दिया गया। आगे ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है,
फिर इसको बदल करके फिर भारत के गवर्नर जनरल वो बनेंगे। तो आगे देखते हैं 1833 से 1857 तक का जो एडी का जो पीरियड है, इसमें चार्टर एक्ट आया। तो इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद था वो भारत के गवर्नर जनरल को जो है वो दिया गया, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को। उसके बाद देखिए 1858 से 1946 का जो पीरियड था, इसमें फिर वायसराय आए, तो हम वायसराय उसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद 1947 से 1950 का जो पीरियड था, जब संविधान का भारत का जो संविधान था लगभग एक तरीके से तैयार ही होने वाला था, ठीक है, तो उस टाइम पे वायसराय की जो पदवी थी उसको हटा दिया गया था और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वायसराय की पदवी को हटा करके क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जब तक कि भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। और हमारे भारत का जो संविधान है उसका जो मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट है वो किससे लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मेजोरिटी पोर्शन लिया गया है। बाकी थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो लिया गया है, जैसे रेजिड्यूरी पावर्स हैं, यूके से कुछ लिया गया है, तो इस तरह से साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ली गई थी अलग अलग, पर मेजोरिटी जो पोर्शन है वो वहीं से लिया गया था। आगे देखिएगा, ये हैं रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल है, सॉरी ये बंगाल के गवर्नर हैं, रॉबर्ट क्लाइव पहला जो गवर्नर बन के आया था। उसके बाद देखिए वार्न हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, मेटकोफ, डलहौजी एंड कैनिंग, ठीक है। आप देखते हैं इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा। रॉबर्ट क्लाइव तो सब पता ही होगा आपको, ये एक तरह से आपकी क्विक रिवीजन ही हो जाएगी। इसने अपने शासनकाल के दौरान डायरकी को लागू किया था 1757 से 1760, और फिर ये आया था 1765 से 67, ठीक है, ये दो इसका टाइम पीरियड था। ये बंगाल का गवर्नर था। तो हुआ क्या था, शासन व्यवस्था जो थी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी शासन, और दूसरा संभाल रहे थे आपके बंगाल के नवाब, ठीक है। तो इस तरह से डायरकी थी। डायरकी मतलब डाई मतलब ड्यूअल एंड आर्की मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्निंग, ठीक है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का दो तरीके से रूल करना, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ बंगाल के नवाब थे। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था। और जो भू राजस्व है, ठीक है, जो बंगाल प्रशासन है, जैसे कि ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो तो इनके कंधों पर डाल दिए गए बंगाल के नवाबों के। और जितने भी मेन जो सरकार का आय का स्रोत होता है उसका जो लेखा जोखा है, राजस्व, डिसीजन लेने वाले जितनी पावर्स हैं, भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके बाद लॉर्ड वेल्स्ट कर्टियर, और उसके बाद 1772 में वार्न हेस्टिंग जो है वो भारत के गवर्नर बने। ये इंपॉर्टेंट है कि वार्न हेस्टिंग 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर उभरे। उसके बाद का पीरियड हम देखते हैं वार्न हेस्टिंग। तो वार्न हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी का इसका जो था कार्यकाल था। तो इस काल में क्या हुआ, 1773 में आपको भी पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, ये जो बंगाल का गवर्नर था अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, पढ़ चुके हैं हम। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था और संसदीय प्रणाली को स्थापित करना था। एक पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होता है उसको एक तरीके से एस्टैब्लिश करना था, ठीक है, एक संसद हो, मतलब जो कार्यों को संभाले, और राजनीतिक कार्यों को क्या था, मान्यता देना था। मतलब एक तरीके से ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, उसको भी एक तरीके से विचार किया जा रहा था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका जो संचालन है ना वो एक सरकार के हाथों हो। तो आगे जाके जो एक्ट्स आए हैं उसमें ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये उसके अंडर ही चली जाएगी आपकी ब्रिटिश सरकार के। आगे देखिए, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आगे देखिएगा, वार्न हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है उसी की बात कर रहा हूँ। इसी के काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1774 से 1785 का जो टाइम पीरियड है। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समय काल में
हुआ था। भारत का जो पहला समाचार पत्र है दी बंगाल गजट, उसका जो प्रकाशन है वो इसी के समय काल में हुआ था। आगे देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो उसकी कमज़ोरियों को दूर करने और अंग्रेज़ों की हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई, ठीक है, नियंत्रक बोर्ड की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। विरोध में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफ़ा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, ठीक है, और संसद ने उन्हें अब सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, ठीक है, और पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, ठीक है। तो मतलब वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है, और फिर वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने महाभियोग चलाया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अगले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख कार्य करे, सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। पुलिस व्यवस्था, कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी नियुक्त किया। और एक स्थायी बंदोबस्त है। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू कर दी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 90% जो भाग है वो कंपनी को और शेष जो आपका 10% पार्ट है वो अपने पास रखना होता था। ये सारा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, कि 1/11वां हिस्सा था ना वो ही सिर्फ ये अपने पास रखती थी जो किसान थे, बाकी इनको कंपनीज को देना पड़ता था, ठीक है। जो 10/11 भाग था वो इनको कंपनी को देना पड़ता था। इस योजना ने मतलब इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था, ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड में ये स्थायी बंदोबस्त जो थी वो आई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 से 1793। और इसमें ये जो स्थायी बंदोबस्त की गई थी इसमें किसानों का बहुत बुरे तरीके से जो है वो शोषण हो रहा था। उसके बाद देखिए, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। देखिए, सिविल सेवा का जनक तो कहा जाता है, लेकिन आगे जो पदों की नियुक्ति है, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट्स होंगी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, तो उसकी जो शुरुआत है उसके लिए कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स करवाए जाने हैं तो उसको लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो किए थे। आगे देखिएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 से 1793 का जो टाइम पीरियड है लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही है। तो इसी में क्या हुआ था, अपने समय काल में टिप्पू के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टिप्पू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। ये भी मैंने आपको बताया था, टिप्पू सुल्तान के बीच में हुआ था और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। इसमें ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने ये रंगपट्टनम का किला है इसको चारों तरफ से बिल्कुल घेर लिया था। अब टिप्पू सुल्तान के पास संधि करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था, वरना उसकी जान चली जाती। तो मजबूरी में उसने संधि कर ली जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कहलाई थी। उसके बाद देखिए सर जॉन शोर। सर जॉन शोर अभी मैंने जैसे ही ऊपर बताया सर जॉन शोर के बारे में, ठीक है। ये जो योजना थी ना स्थायी बंदोबस्त की, जिसमें जो किसान हैं उनको अपना 10% पार्ट रखना पड़ेगा, जितनी भी वो फसल उगाएंगे उससे जितना भी खाद्यान्न उत्पन्न होगा और उसका जो 90% भाग है उसको कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये जो योजना थी सर जॉन शोर ने ही बनाई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1793 से लेकर के 1798 एडी था। और खारदा का युद्ध जो कि मराठाओं और निज़ामों के बीच में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर जॉन शोर के बारे में के टाइम पीरियड में ही ये जो खारदा का युद्ध है ये मराठाओं और जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 का जो टाइम पीरियड है ये लॉर्ड वेलेस्ली का है। इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि अपनाने वाला था ये। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को इसने जो है वो शुरुआत की थी, सहायक संधि प्रणाली की, ठीक है। बसीन की संधि मैं बता चुका हूँ आपको। और जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है, ठीक है, ये इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। अब ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको दोबारा नहीं बता सकता, मैं पूरा आपको बसीन की संधि भी बता चुका था। जो एंग्लो मैसूर युद्ध है चौथा, ठीक
ठीक है। इसी के टाइम पर पीरियड में हुआ था ना ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है, 1798 से 1805 के बीच में ये टाइम पीरियड पर हुआ था, और इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें थी। सहायक संधि जो थी प्रणाली, ये क्या होती थी? सहायक संधि नाम से पता चल रहा है। देखिए इसने क्या किया था, आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। सहायक संधि बेसिकली वो युद्ध को विराम देने के लिए वो संधि अपना ली जाती थी, कुछ शर्तें रखते थे वो, जिन्हें माननी पड़ती थी, वरना वो उन पर अटैक करके उनको मार देते। तो वही सहायक संधि प्रणाली है। तो इसके तहत हुआ क्या था, इसमें भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि, ठीक है। अभी जो लॉर्ड वेलेस्ली है ना, इसने सहायक संधि की शुरुआत की क्यों थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने ज़रूरत क्या पड़ गई थी? तो वो यही थी कि जो भारत है ना, उस पर फ्रांसीसी अटैक कर रहे थे, तो उसके फ्रांसीसियों के जो भय है उसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने हेतु सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो इस प्रणाली का जो उद्देश्य था वो यही था, ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। तो सबसे पहले हैदराबाद के जो शासक है ना, उन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार करा था। बसीन की संधि, तो बसीन की संधि मैं बताता हूँ आपको। बसीन की संधि की बात करते हैं तो यह है अंग्रेज़ों और मराठा के जो पेशवा थे बाजीराव, उसके बीच में हुई थी, ठीक है, बसीन की संधि। ठीक है। तो ये पूरा यार मैंने बताया हुआ आपको मराठा के बारे में 2 वीडियोस में कंप्लीट अच्छी तरीके से। और जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है 1799, देखिए जब आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें रहती हैं कि जो आप इसका जो टाइम पीरियड है, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली है, इन्होंने कहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है 1798 से 1805 है। तो इसी के बीच में आप दूसरी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा, चौथा एंग्लो मैसूर है युद्ध है, ये भी तो इसी के टाइम पीरियड पे चला था। कब था ये चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध? 1799 में था। तो मैं चारों बता देता हूँ आपको। देखिए, अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान के बीच में समय समय पर युद्ध हुए। 32 वर्षों के मध्य 1767 से 1799 तक ये 32 वर्षों तक ये 4 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेजों और इसके निज़ामों के बीच में। तो जो प्रथम मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 था, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेल्स्ट। उसके बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो था 1780 से 1784 तक चला था। ये था वॉन हेस्टिंग उस टाइम पे। पहला जो प्रथम मैसूर युद्ध था ये 2 साल का टाइम पीरियड था। जो द्वितीय मैसूर युद्ध है ये 4 साल का टाइम पीरियड था। गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। जो तृतीय मैसूर युद्ध है ये 1790 से 1792 तक चला था, और इसका जो टाइम पीरियड है 1790 2 साल का था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल जो था वो था। और चतुर्थ जो मैसूर युद्ध है वो 1799 ईस्वी में था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो इस टाइम पे वॉइसराय था। इसका जो टाइम पीरियड था 1798 से 1805 का था इसका टाइम पीरियड। तो इसी दौरान, इसी वजह से 1799 का चौथा मैसूर युद्ध उस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, और प्रेस पर प्रतिबंध तो लगा के रखा ही था। उसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद देखिए सर जॉर्ज वॉरलो 1805 से 1807 तक रहे थे। वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। और लॉर्ड मिंटो जो था 1807 से 1813 का जो टाइम पीरियड था लॉर्ड मिंटो का था, ठीक है। अमृतसर की संधि हुई थी इसके टाइम पीरियड पे, जो 1807 से 1813 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था। उसके बाद फिर हम मतलब ये जो आगे इम्पोर्टेंट है ना, उनके बारे में ही मेन डिस्कशन होती है। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 का इसका टाइम पीरियड था। इनके समय काल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो थे, ठीक है। मद्रास का जो तत्कालीन गवर्नर था ना उस टाइम पे वो था टॉमस मुनरो। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मैं ऑलरेडी सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये किसानों को एक तरीके से शोषण करने का जो था एक ज़रिया था रैयतवाड़ी में। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, ये पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। किसानों से अत्यधिक कर वसूलने के लिए ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसके शासनकाल में हुआ क्या था, 1833 में चार्टर एक्ट आया, ठीक है।
पहले तो इसका टाइम पीरियड देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड था। और इसी के टाइम पीरियड में आपको पता है जो चार्टर एक्ट है, हर 20-20 साल बाद वो आए थे, तो 1833 में भी चार्टर एक्ट आया था। तो उसके तहत क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और इसके बाद जो विलियम बेंटिक है वो भारत का पहला गवर्नर बना। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल जो है वो कहलाए जाने लगे। आगे देखिए, अब देखिए मैंने आपको एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में भी बताया था कि कुछ ऐसे लोग जो थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया, जिन्होंने बाहर जाकर के एजुकेशन प्राप्त की, वहाँ पे उन्होंने कल्चर्स को समझा कि कैसे वो लोग जो हैं वो कल्चर को संभाल रहे हैं, साथ में अपना भी कल्चर देखा कि हमारे देश में भी किस तरह की संस्कृतियाँ हैं, क्या क्या कुरीतियाँ हैं, दोनों को मिक्स करके जो चीज़ भारत के लिए अच्छी है, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ का यूज़ किया, भारत के लोगों को बताया कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो काफ़ी अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर चुके थे, उन्हें काफ़ी पाश्चात्य सभ्यता का भी जो था वो पता लग चुका था। इसी वजह से उन्होंने मिलकर के क्या किया, भारत में कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। किसने? यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, 1828 से 1835 का जो रहा था। ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया था। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की जो है वो स्थापना की थी और अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंग्रेजी को, इंग्लिश को भारत में एक उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। ठीक है, तो ये इसी के टाइम पीरियड पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनवाया था। तो नहरें, सड़कें जैसी कई सार्वजनिक सुधार जो हैं वो इसने किए थे। उसके बाद देखिए चार्ल्स मेटकोफ। जो चार्ल्स मेटकोफ का टाइम पीरियड था ना, वो था 1835 से 1836 का। तो मेटकोफ ने अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख काम किया, जिस पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, प्रेस पर किसने लगा दिया था प्रतिबंध? यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1798 से 1805 का जो टाइम पीरियड था। तो उसको दिलाने का एक प्रमुख कार्य किया किसने? चार्ल्स मेटकोफ ने। ओकलैंड 1836 से 1842। उसके बाद देखिए एलनबरो 1842 से 1844। उसके बाद है आपका ये, इसमें दास प्रथा का अंत हुआ था एलनबरो के टाइम पे 1842 ईस्वी में। 1844 के जो बीच का टाइम पीरियड था, दास प्रथा का अंत हुआ था। उसके बाद देखिए होर्डिंग्स। इसमें इम्पोर्टेंट ये था, होर्डिंग्स के टाइम पे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था वो हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1844 से 1848 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था, इसमें ये होर्डिंग्स थे और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो हुआ था। ये टाइम पीरियड आपको खुद याद रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे हुए थे, आपको मेन ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा डलहौजी। 1848 से 1856 का जो टाइम पीरियड था डलहौजी का था। इसको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? देखिए आगे, रेलवे का भी विकास हो गया था, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है, डेवलपमेंट है, वो हो गई थी और डाकघर का भी पास हुआ था। रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल जो थी डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में, सभी को पता है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। संचार प्रणाली का जो विकास हुआ था, पहली संचार सेवा जो थी वो आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी और 1954 में डाकघर अधिनियम पास हुआ, एक्ट पास हुआ, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। आगे देखिए डलहौजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है लॉर्ड डलहौजी का है। सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी, पर इस सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, पहले भारतीय आईएएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में बने थे ये पहले भारतीय आईएएस। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी एक ऐसे बंदे थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे। ठीक है, और पढ़ाई में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्रांतिकारी टाइप के ये नेता थे।
और इन्होंने भी जो है वो मतलब आईएएस की परीक्षा दी थी और आईएएस की परीक्षा में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। उस टाइम पे जो आईएएस की परीक्षा होती थी ना, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होती थी, इंग्लिश। आज के टाइम पे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती थी, लेकिन उस टाइम पे तो और ज़्यादा कंपटीशन टफ था। और ये जो ब्रिटिशर थे खुद पेपर सेट करते थे, तो काफ़ी टफ ये पेपर बनाते थे। तो उसमें भी इन्होंने चौथा हासिल किया था रैंक। किसने? सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जो पहले भारतीय आईएएस हैं वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में बने थे। और लॉर्ड डलहौजी जो था, इन्होंने ही इसके तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी। उसके बाद देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी नीति है कि आगे अगर किसी का कोई वारिस नहीं है, किसी का कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर आ जाएगी। भारत में ये लागू किया गया था, ठीक है। तो डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। जैसे रानी झांसी है, ठीक है, उसका भी जितना जो राज्य था ना, वो उसको नहीं मिला था, वो सीधा ब्रिटिशर्स के पास चला गया था, ठीक है। क्यों? बस इसी चीज़ के थे तो हुई थी ये बातें सारी, ठीक है, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अगेंस्ट सारा उसके पास चला, उसके हाथ से चला गया था। तो काफ़ी विरोध हुआ था इसका। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को सीधा ब्रिटिश सरकार में मिला दिया जाता था। जैसे ये नीचे पढ़िए आप, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य जो था वो था सतारा, महाराष्ट्र में। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को इस नीति के द्वारा ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया था। और ये है आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जो लॉर्ड कैनिंग था, इसका जो टाइम पीरियड था 1856 से 1858 था और 1858 से 1865 था। तो 2 बार ये आए थे। और इसी के शासनकाल में हुआ था 1857 का विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद ही भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल के बाद फिर वायसराय की पदवी दी गई थी। तो पहला वायसराय और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का जो आखिरी गवर्नर था वो एक ही था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। कल को हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में, और ठीक है, और फिर आगे फिर भारत के गवर्नर जनरल फिर से बनेंगे। तो 1857 से लेकर के 1950 के टाइम पीरियड के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। होप आज की वीडियो आपको सच में बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड डोंट इवन फॉरगेट टू शेयर माई चैनल, टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस पीडीएफ देन यू कैन चेक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड रिव्यूज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी बेस्ट तरीके से मैं ये पूरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।